So today we have the second topic, and this is the important topic: the challenges of development. As we have understood, what do you understand by development? I have given you various examples. Yesterday, with the help of examples, we have seen difference in between growth and development, and I hope you will be able to answer that. But for that, you need to read those notes. And उसके साथ additional जो मैंने difference लिखवाया था पहले बताया था, you can add those also. But today, as a whole, we will try and understand what were the challenges and what are the challenges of development, and what are the constraints. Constraints क्या होते हैं? Means barriers. रुकावटें क्या क्या आती हैं when we talk of the development. So we'll try and understand that. Today, few of the new students, I think, Varun and this girl, what's her name? Loudly, beta. Priya. Priyanka. अच्छा second Priyanka, एक Priyanka आ रही थी, एक second Priyanka. Anyone else today who has come? बाकी all are there. पहले था. ठीक. So this is on page number 145. Those are having NCERT book. Okay. So the concept of development gained importance after the second half of the 20th century. If I say second half of the 20th century, what does that mean? This is which century? 21st है ना? So year कौन सा चल रहा है? 2021. If I will say क्या बोल रहे हैं? Second half ना? Second half of the 20th century मतलब we are talking of which year? अगर ये 20th century होती, year किसमें चल रहे होते हैं? 1900. ये कौन सा बोल रहा है? Second half. Second half means 1950s की बात हो रही है. ठीक है? Got it? तो हम इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट जब स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली यू कैन से जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं. इस टाइम पे हमारे प्लान डेवलपमेंट पता है आप लोग को, 5 ईयर प्लान्स वगैरह आए थे, तो आफ्टर 1950 ही आए थे. ठीक है, तो इस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो टाइम पीरियड क्लियर होना चाहिए कब की बात हो रही है. द कांसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट गेन्ड इंपॉर्टेंस आफ्टर द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये कांसेप्ट फेमस या पर्टिकुलर लोगों ने इसके बारे में बात करने का शुरू की, इसके बारे में सोचना शुरू किया, वो 1950s के बाद सोचना शुरू किया. बेसिकली हम अगर इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1950s के बारे में, इसके बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया कि डेवलपमेंट क्या है और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट. This was a time when a large number of countries in Asia, Africa gained political independence. This was the time when we got the independence. Along with us, many countries in Asia, Africa and Latin America got the freedom from the rule of British or France. France भी एक dominant country थी जो दूसरी countries पे rule करती थी in Africa और Latin America. हमारे ऊपर जैसे किसका कंट्रोल था? ब्रिटिशर्स का था. तो हम अकेले नहीं थे, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज एशिया में छोटी छोटी कंट्रीज थी जिनके ऊपर किसका कंट्रोल था? ब्रिटिशर्स का. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलोनाइजेशन. वी वर द कॉलोनी, वो हमें रूल करते थे, तो उस सिस्टम को क्या बोलते थे? कोलोनाइजेशन. तो ऐसा ही सिस्टम चल रहा था 1950 से पहले एशिया में और अफ्रीका में बेसिकली. तो इस टाइम पे 1950 के बाद बहुत सारी स्मॉल स्टेट्स को क्या मिली? इंडिपेंडेंस मिली. क्या मिली? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिली. जो उनका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कंट्रोल हमारी कंट्री में था, हम क्या हो गए? फ्री हो गए. इसका मतलब हमें क्या मिल गई? सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? ये सब तो पता होना चाहिए पहले से. सॉवरेनिटी ये होता है कि जब किसी आउटसाइड पावर का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं रहता है. पहले ब्रिटिशर्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी भी थी हम कर रहे थे, हमारी कंट्री को कौन चला रहा था? ब्रिटिशर्स चला रहे थे. बट विद द पासेज ऑफ टाइम वी गॉट द इंडिपेंडेंस. इसका मतलब हमें क्या मिल गई? सॉवरेनिटी मिल गई. हम सॉवरेन स्टेट. हम सॉवरेन स्टेट का मतलब हमारे जो भी इंटरनल मैटर्स हैं हम खुद उसे चलाते हैं, उसे खुद प्रैक्टिस करते हैं. हमारी खुद की पार्लियामेंट है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमें पता है किस तरीके से वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ. ठीक है, तो हमें ये चीजें पता है. पर जब हमें नहीं था, जब ब्रिटिशर्स थे, तो हम सॉवरेन स्टेट नहीं थे. तो ये होता है सॉवरेनिटी. तो यहाँ पे ये बता रहे थे छोटे छोटे स्टेट्स थे एशिया और अफ्रीका में, उन्हें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिश और फ्रेंच रूल से. उसके बाद ये वाला सिस्टम प्लेस में आता है डेवलपमेंट. क्योंकि जब भी कोई स्टेट इंडिपेंडेंट होती है तो सबसे पहला वो क्या सोचता है? अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उसने क्या सोचा होगा? सबसे पहले मॉल्स बना दे. क्या सोचा होगा? हाईवेज बना दे, डैम बना दे. सबसे पहले सोचा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ करना है. जो लोग पॉवर्टी में है उन्हें हमें पॉवर्टी से बाहर लाना है. हमने इकोनॉमी के लिए हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे हटानी है, पॉवर्टी है उसे हटानी है. एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है. अगर हमें पॉवर्टी से हटाना, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाना है, तो कुछ चीजें बेसिक होती हैं जो किसी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलती है, सबसे पहले हम इन चीजों पे फोकस करते हैं.
तो इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी इन्हीं चीजों पे सबसे पहले फोकस किया अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। कल मैंने बताया था ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, बस इकोनॉमिक ग्रोथ आगे कंट्री में फ्लावर्स बन गए, आपका जीडीपी 11th में आ गया है, अगर 11th क्लास में नहीं 11th पोजीशन 10th पोजीशन बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या हो गए डेवलप्ड हो गए, वो क्या होता है ग्रोथ होता है, ठीक है। तो हमें बेस लेवल से सबको लेकर के चलना है, हमें वी हैव टू इरेडिकेट, कल नोट्स में लिखाया था इलिटरेसी को कम करना है, पॉवर्टी को कम करना है, एजुकेशन को बढ़ाना है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट हटा करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, तो जब हम जनरेट करेंगे तो हम उसके ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी करेंगे। तो ये जो एक तरह से बता रहे जो कंसेप्ट है डेवलपमेंट का, जो मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये कब शुरू हुआ 1950s के बाद ही क्यों शुरू हुआ, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी छोटी कंट्रीज एशिया और अफ्रीका की क्या हुई थी, उन्हें फ्रीडम मिली थी। जैसे हमें मिली थी 47 में, किसी को 48 में, किसी को 49 में, किसी को 50 में, किसी को 51 में, 60 तक चलता रहा। जब मैं 50s लिखता हूँ इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दीस 10 इयर्स। 10 इयर्स क्या बना देते हैं 1 डिकेड, ये तो पता होगा बेटा 10 इयर्स से एक डिकेड होता है ना, तो मतलब इन 10 इयर्स की बात कर रहा हूँ 40 से 50 तक या 50 से 60 तक, ये 10-20 इयर्स जो है इसके बीच में जिनको इंडिपेंडेंस मिली उनमें एक कंसेप्ट सबसे पहली बार हम देखते हैं ग्रोथ होता हुआ, डेवलप होता हुआ कि डेवलपमेंट क्या चीज है, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे वो प्रेफरेंस किन चीजों को देंगे। Most were impoverished and their population had a low standard of living। सबसे पहली बात इंडिपेंडेंस मिली है, अगर हम फ्रीडम, आपने मूवीज देखी पुरानी जब फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हम लड़ रहे हैं, आजादी की लड़ाई चल रही है, उस टाइम लोगों की कंडीशन कैसी है, पॉवर्टी कितनी ज्यादा है, इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद भी बहुत सालों तक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेशन, एजुकेटेड नहीं है लोग, अवेयर नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। फिर 5 ईयर प्लान आता है 50s के बाद कि हमें सबसे पहले एक प्लान वे में चलना पड़ेगा हमारी कंट्री में, और प्लान वे में क्या होगा 5 ईयर प्लान को एस्टैब्लिश किया गया कि हम हर 5 साल के लिए प्लान बना लेंगे कि दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी हैव टू गेट एनी हाउ इन अपकमिंग 5 इयर्स। और जो हमारी इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी का 10% हम कहां लगाएंगे, 20% कहां लगाएंगे, 50% कहां लगाएंगे। तो हमने पहले प्रेफरेंस किसको दिया हमारे फर्स्ट 5 ईयर में, किसको हमने दी थी सबसे पहले प्रेफरेंस, इंडिया ने। हमारे 5 ईयर प्लान बने थे अगर हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है तो हमने किस चीज को प्रेफरेंस दी, एजुकेशन को। सबसे पहले हमने दी एग्रीकल्चर, क्योंकि उस टाइम पे हमारे अराउंड 60-70% जो पॉपुलेशन थी वाज एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी। हमारी सोसाइटी जो स्किल्ड थी वो किस चीज में थी, एग्रीकल्चर में थी। आज भी हम देखेंगे तो 40 से 50% अभी भी लोग हमारी पॉपुलेशन में से क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। और हमारी कंट्री का जो बेस है, जहां से हम स्ट्रॉन्ग हुए, जहां से हम ग्रो है, वो क्या है, एग्रीकल्चर ही है। हमने हमारी कहीं ना कहीं फोर फादर्स देखिए तो हम सब किस फैमिली से होंगे, ज्यादातर फार्मिंग फैमिली से ही होंगे, ठीक है। तो मोस्ट वर impoverished and their population had a low standard of living, education, health, other facilities were poor। ये सब प्रॉब्लम थी जब हमें इंडिपेंडेंस मिली इंडिया के साथ साथ और कंट्री। एजुकेशन नहीं थी, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, अदर फैसिलिटीज वर नॉट गुड, दे वर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग। तो इसमें हमने कैटेगरी बांध दी, कुछ कंट्रीज को हमने क्या बोला अंडर डेवलप्ड, जहां पे कंडीशन बहुत ही ज्यादा पुअर थी, लोग मैक्सिमम पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे थी, और जिस कंट्री में थोड़ा बहुत ग्रोथ और डेवलपमेंट होने लगा इकोनॉमी का, उन कंट्रीज को हमने क्या बोला डेवलपिंग कंट्रीज। तो हमारी 3 कंट्रीज होती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। तो अभी अब इंडिया का स्टेटस देखें तो हम अंडर डेवलप्ड से कहां पे आ चुके हैं, डेवलपिंग में आ चुके हैं। डेवलप्ड में अभी नहीं आए, पर अगर हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट इसी पेस से चलता रहा जिससे चल रहा है तो हो सकता है हम डेवलप्ड में भी आ जाए। पर उसके लिए कंडीशन क्या है डेवलपमेंट के लिए बता रही है, जो उसका ब्रॉड मीनिंग होता है। They were often described as underdeveloped or developing. The comparison was with the richer countries in Western Europe and United States. जब हम ये कंट्रीज देखते हैं डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड, तो ये जो डेफिनेशंस आई हैं जो यूएन ने निकाली कि कौन सी कंट्री में किस पॉपुलेशन के पास कितनी इकोनॉमी होगी कि हम उसको पॉवर्टी लाइन के नीचे बोले या पॉवर्टी लाइन के ऊपर बोले या डेवलप्ड बोले या डेवलपिंग बोले। आपको राशन कार्ड सबके घर में होगा आसपास, ठीक है। एक कार्ड होता है ना व्हाइट वाला, देखा राशन लेने लोग जाते हैं तो देखा वो व्हाइट कार्ड होता है। वो व्हाइट कार्ड क्या होता है, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उन्हें गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है प्लस सपोर्ट भी करती है इस तरीके की कुछ स्कीम्स से, ताकि जो ये लोग हैं स्ट्रगल ना करें, इनको जो एटलीस्ट जो बेसिक नीड्स है फूड की वो अवेलेबल हो। अगर जो येलो कार्ड क्या है वो क्या होता है, अपर पॉवर्टी लाइन एटलीस्ट, ठीक है, वो दूसरा होता है। और जो व्हाइट वाला होता है वो होता है बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए। तो येलो कार्ड में राशन थोड़ा कम मिलेगा, जो व्हाइट वाला उसमें राशन थोड़ा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो लोग का ही बनता है
ऐसे नहीं बन जाता, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, देखते हैं क्या जॉब प्रोफाइल है आपका, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, कितनी इनकम है आपकी मंथली या ईयरली एनुअली, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपका बनता है। सारी चीजें कनेक्टेड है हमारे डेवलपमेंट से, ठीक है। So they were often described as underdeveloped or developing. The comparison was with the rich countries in Western Europe and United States. तो जो हम कंपेयर करते हैं, हमारी कंट्री डेवलपिंग है और हम डेवलप्ड होना चाहते हैं। इन द सेंस हम किसके बराबर होना चाहते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में, एज इक्वल टू वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या जाता है हमारा, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा टुमारो आई विल ब्रिंग अ मैप आल्सो फॉर योर क्लास, मैप इंपॉर्टेंट है। तो जो वेस्ट का वर्ल्ड मैप में देखोगे, इधर हमारा यूरोप है वेस्ट में, और उससे भी पीछे क्या हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है, उसको हम क्या बोलते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड। तो शुरू से ही लोगों ने फॉलो करना शुरू किया है इन टर्म्स ऑफ फैशन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, हर चीज में हम किसको फॉलो करते हैं, वेस्ट को। तो वेस्ट वर्ड यूज करते हैं हम किनके लिए, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। आज हम जींस वेयर करते हैं, ठीक है, ये जो आप फास्ट फूड खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये सब हमारी सोसाइटी में कहां से आया, पहले फार्मर्स खाते थे नहीं ना, हमारा ट्रेडिशनल फूड कुछ और है ना। पर ये जो हम फैशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जिसमें हमारे कल्चर क्या होते जा रहे हैं, मिक्स होते जा रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। हो सकता है जो ड्रेस ऑफ इंडिया का है वो और कंट्रीज में लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, हमारी फूड हैबिट्स उन लोगों को अच्छी लगी हो, पर उनकी बहुत सारी चीजें हम पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हमें लगता है कि डेवलप्ड कंट्री कहलाने के लिए ये क्राइटेरियाज है, हमें ऐसा होना चाहिए, मॉडर्न बनने के लिए हमें इस टाइप की ड्रेस अप होना चाहिए, हमारी सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल्स होने चाहिए, हमारे फ्लाईओवर्स होने चाहिए, कार्स ऐसी होनी चाहिए। तो ये सब हम कहां से फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड से। और वो इंपॉर्टेंट भी है, अगर हमें डेवलपिंग कंट्री से क्या बनना है, डेवलप बनना है। तो जब भी हम डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जरूर देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की सोसाइटीज कैसी हैं, वहां पे उनका रिलेशंस एक दूसरे के साथ कैसा है, ठीक है। तो हर चीज में हम उनको फॉलो करते हैं, इसीलिए हम डेवलपमेंट के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड को जरूर देखते हैं, या यूरोप को या यूएसए को। इसीलिए लास्ट लाइन ये लिखी हुई आपकी, इन सच अ सिचुएशन द ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट, the comparison was with the richer countries in western world and United States. In the 1950s and 1960s, when most countries of Asia and Africa had achieved independence from colonial rule, तो most of the countries 50 से 60 के बीच में सबको इंडिपेंडेंस मिल गई थी colonial रूल से। अब हमें ये सोचो इतनी सारी कंट्रीज को एक साथ इंडिपेंडेंट, आई एम गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक, ये सब काम आएगा 12th में आपका जो बता रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। तो हम एकदम से ऐसे क्यों बोलते हैं कि 1950s में सबको क्यों इंडिपेंडेंस मिलने लगी, कुछ रीजन रहा होगा ना। चलो एक कंट्री में तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुआ, वहां के लोगों ने ओवरथ्रो कर दिया ब्रिटिश पावर को, पर सारी कंट्री तो एक साथ हो सकता है। इसका रीजन क्या है, हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये कब से हुआ था, किसी को पता है, 1930 से 1940, तो ये था। और इसमें इन्वॉल्व थे ब्रिटेन का, जो हमारा ब्रिटिश था, जो फ्रांस था, दोनों बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। डिटेल में बताऊंगा वो हमारे 12th में, अदरवाइज हम टॉपिक से बाहर चले जाएंगे। तो याद रखिए इसमें ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही इन्वॉल्व थे, बहुत सुपर पावर्स थे, अच्छी पावर थी इनके पास, ये दोनों इन्वॉल्व थे। और इनकी कॉलोनीज भी थी कहा, एशिया और अफ्रीका, इन जगह इनकी एजेंसीज भी थी, ठीक है। तो इनकी जो इकोनॉमी बहुत लॉस हुई है सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो जो इनका कंट्रोल था धीरे धीरे एशिया में बहुत सारी कंट्रीज में और अफ्रीका में वो क्या होने लगा, लूज अप होने लगा। और इन्होंने सडनली फिर डिसाइड किया अब हम इसको और ज्यादा कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, कंट्रोल में रखने के लिए इकोनॉमी बहुत ज्यादा चाहिए, पावर चाहिए, मिलिट्री चाहिए। इनकी मिलिट्री कहां इन्वॉल्व थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो इसलिए इन्होंने धीरे धीरे अपनी कॉलोनीज जिनको कब्जा किया हुआ था, इन द सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे, उसको क्या करना शुरू कर दिया, फ्री करना शुरू कर दिया। और प्रोटेस्ट भी ज्यादा होने लगे क्योंकि ये वीक होते जा रहे थे, इनका कंट्रोल थोड़ा लूज होता जा रहा था। तो इसीलिए एशिया और अफ्रीका में 1950s में ज्यादातर कंट्रीज को थोड़े थोड़े गैप में इंडिपेंडेंस मिलने लगी। तो इंडिपेंडेंस मिलते ही पहला सिस्टम हमें क्या देखना पड़ा, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट, जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये रिलेटेड है थोड़ा सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। इसीलिए ऐसा आप लोग सोचोगे 1950s में ऐसा क्या होगा कि सबको एक साथ इंडिपेंडेंस मिलने लगी। In the 1950s and 60s, when most countries of the Asia and Africa had achieved the independence from the colonial rule, the most urgent task in front of them was to solve the pressing problem of poverty. तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था, जो हमारे सामने चैलेंज आया हमारी कंट्री को, क्या आया, पॉवर्टी सबसे बड़ा था। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रॉपर फूडिंग की, प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है, ह्यूमंस की बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज आने लगती हैं।
डिजीज आने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं बच्चे। जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं उनमें पहले से बहुत सारे डिजीज होते हैं। आप पुरानी पिक्चर देखोगे, देखते बहुत अफ्रीका की पिक्चर्स दिखाते हैं, बच्चों को फूड नहीं मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है बॉडी में, तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, किसी की आई साइट में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस टाइप की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज आने लगी माल न्यूट्रिशन की वजह से। हम होता है ना, हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट प्रॉपर लेते हैं, शाम को मिल्क भी यूज कर रहे हैं, हम राइस भी खा रहे हैं, आप चपाती भी खा रहे हैं, आप एग्स भी खा रहे हैं, नॉन वेज भी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को हर चीज की जरूरत है ना, हाँ ठीक है, फैट्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, ताकि हमारी जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पॉजिटिव हो, अच्छा हो। पर वहां पर तो ये सब अवेलेबल नहीं था, तो माल न्यूट्रिशन की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, इलिटरेसी थी, लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज, बेसिक जो फैसिलिटी नीड्स होती हैं किसी भी ह्यूमन की सर्वाइव करने के लिए, वो भी अवेलेबल नहीं थी। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी, तो पॉपुलेशन थी जो, मैं इंडिया ही बोलूंगा बार बार, तो समझ जाना, एशिया अफ्रीका की कंट्रीज जिनके बारे में इंडिपेंडेंस जिनको मिली थी, उनमें सब में यही चैलेंजेस थे सबसे पहले, ठीक है। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, बट सबसे पहले इतने सारे चैलेंजेस आ गए। तो फिर क्या होता है, देखिए, they urged that reason why they were backward was because under colonial rule their resources had been used not for their own benefit but for their own। फिर उन्होंने रियलाइज किया जो हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा पॉवर्टी है वो इस वजह से है कि जो भी हमारी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ जाता है, सब कुछ आ जाता है हमारा, अगर पेट्रोल, कोल, आयरन ओर, स्टील, इसी की वजह से तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन होता है, टेक्नोलॉजीज बढ़ती हैं। और ये कैसा होता है, जब हम अपनी कंट्री के जो नेचुरल और मैनमेड रिसोर्सेज हैं इसका पॉजिटिव यूज हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए करें। पर जब हम कॉलोनी थे तो हमारे रिसोर्सेज कौन यूज कर रहा था यार, ब्रिटिशर्स यूज कर रहे थे। हमारे यहाँ पे लगा लो आयरन स्टील है, कॉटन बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था, कॉटन को हमसे ही ग्रो करवा रहे हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहाँ, ब्रिटेन। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था उस पीरियड में, वहीं के इंडस्ट्री में फिनिश गुड्स बन रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया में, और बहुत एक्सपेंसिव प्राइसेस में उन क्लोथ्स को बेच रहे हैं क्योंकि बहुत फाइन क्वालिटी होता था, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी मार्केट में, यूरोप में, ठीक है। तो देखो हमारे ही रिसोर्स को यूज करके वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे थे और हम वही कमाई थे। तो ये इंडियंस ने इंडिपेंडेंस के बाद रियलाइज किया कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया, पर उसका बेनिफिट हमें नहीं मिला, बेनिफिट वाज गिवन ऑल टू ब्रिटिशर्स। किसी का रीजन दे सेड कि आज हम पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, malnutrition है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, एग्रीकल्चर बहुत प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव इन द सेंस एग्रीकल्चर कर रहे हैं पर जो मीन्स है वो क्या है, बहुत पुराने हैं, हल लगा रहे हैं, लकड़ी के टूल्स इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, है ना। तो फिर इनमें मॉडर्नाइजेशन जरूरी लाना होता है अगर हमें ग्रो करना है। तो ये चीज रियलाइज की इंडियंस ने आफ्टर इंडिपेंडेंस। With independence, they could recognize their resource in the best possible manner to serve their national interests. Now they realize कि अब हम इन रिसोर्सेज को पॉजिटिवली यूज करेंगे, प्लान्ड वे में यूज करेंगे, जिससे हमारी कंट्री का क्या है, इंटरेस्ट को ध्यान रखेंगे, किस चीज को हमें प्रेफरेंस पहले देनी है। जैसे मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर क्यों, क्योंकि वी आर एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर, द थिंग वी रिक्वायर्ड, हमें थोड़ा सा प्लान्ड वे में अपनी इकोनॉमी को थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना था, एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइज करना था, न्यू मशीन्स को लेकर के आना था, हम प्रोडक्शन आराम से इंक्रीज कर सकते थे, और जो एग्रीकल्चर से एक्सपोर्ट से हमारा पैसा आता उससे हम बाकी डेवलपमेंट सेक्टर में पैसा लगा सकते थे। तो हमें एक प्लान वे में चलना था, और प्लान वे की जब भी हम बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। Therefore, it was now possible for them to formulate such policies which would allow them to overcome their backwardness and move forward, achieving the standards of their former colonial masters. Now they realize अब हमको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, हमको वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है जो कॉलोनियल मास्टर्स यहाँ पे थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, जितनी इकोनॉमी वो यहाँ पर जनरेट कर रहे थे, हमें उससे ज्यादा या उसके बराबर इकोनॉमी को जनरेट करना है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। नाउ पहले वो जो इकोनॉमी जो जनरेट हो रही थी दैट वाज गोइंग आउटसाइड आवर कंट्री, वो एक्सपोर्ट हो जा रहा था इन टर्म्स ऑफ चाहे मनी, इन टर्म्स ऑफ गुड्स, इन टर्म्स ऑफ सर्विस, वो बाहर चले जा रहा था, पर अब हमें इसे अपने पास रखना था फॉर आवर ग्रोथ। सो तो नहीं रहे सब, मैं बोले जा रहा हूँ अपनी एनर्जी क्योंकि पूरी वेस्ट कर रहा हूँ। आई थिंक स्लीपिंग अविनाश, रोहन मेरे को देख के कहीं और तो नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और 12th में काम आएगा, तो इसको स्टोरी को सुन लो कि डेवलपमेंट कहाँ से निकल रहा है कंसेप्ट, ऑटोमेटिक कहीं डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, रिक्वायरमेंट हुई होगी, तो रिक्वायरमेंट हुई तो उसके लिए हमने पॉलिसीज बनाए, प्लान्स बनाए, और प्लान बाय स्टेप हम आगे बढ़े। एक दिन में डेवलपमेंट नहीं होता है, क्या होती है वो, एक लॉन्ग प्रोसेस। मैं बोल रहा हूँ क्या होता है वो, क्या होता है वो, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो स्लोली हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये हमने डेफिनेशन लिखी थी जो 2
पहले दिन उसमें है, ठीक है। ओके, दिस प्रोवाइडेड द इम्पेटस ऑफ दीज कंट्रीज टू अंडरटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इन सब प्रॉब्लम से जो हमने अभी तक डिस्कस किया ये है कि जितने भी कंट्रीज वर देयर इन एशिया एंड द कंट्रीज इन अफ्रीका हु वर न्यूली इंडिपेंडेंट और वर फ्री फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, जिनको फ्रीडम मिली थी, ना उनका सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने हैं। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ मोस्टली एग्रीकल्चर, इंडिया का एग्रीकल्चर था, लाइक डैम्स बनाने, टेक्नोलॉजी इन द सेंस हमें ऐसे टूल्स और इक्विपमेंट्स बनाने हैं जिससे एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है वो बूस्ट हो सके, और एजुकेशन और ये सब तो साथ साथ चल ही रहा था। और मेजर फोकस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द 5 ईयर प्लान्स वर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में कैसे भी। तो अब हमने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स शुरू किए। देखो नाम ही आ गया कि अगर हमें अपना ग्रोथ करना है तो हमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेना पड़ेगा सारी कंट्रीज के लिए। The concept of development has undergone many changes over the years. जो ये concept है development का, इसमें changes होते रहे with the passage of time. In the initial years, the focus was on catching up the West in terms of economic growth and modernization of the societies. पहले हमने सोचा, हमने एक competition रखा हुआ था कि हमें किसके बराबर जाना है, वेस्टर्न वर्ल्ड के। मैंने बोला ना हम उसे कॉपी करते हैं मॉडर्नाइजेशन के लिए। अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की, तो हम किससे कंपेयर करते हैं, वेस्ट से। तो सबसे पहले हमने सोचा हमें उनके बराबर होना है, जो इजी टास्क नहीं था। तो फिर देखिए क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें उनकी तरह चाहिए, फिर मॉडर्नाइजेशन, हमारी सोसाइटी में जो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए वो वेस्ट की तरह ही होना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज अडॉप्टेड गोल्स लाइक फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो कंट्रीज डेवलपिंग थी, हम तो अंडर डेवलप्ड थे ना भी, जो कंट्रीज डेवलप्ड थी वो किस चीज पे फोकस करती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। वो जानते थे कि अगर हमें डेवलपिंग से डेवलप बनना है जल्दी, तो हमें अपने इंडस्ट्रीज पे फोकस करना पड़ेगा। इकोनॉमी जो जनरेट होगी दैट कैन बी जनरेटेड थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। यूरोप में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था 40s के एरा में, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो इंडस्ट्री से साथ हमें एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज भी करना है, एंड एक्सटेंडिंग एंड मॉडर्नाइजिंग एजुकेशन। तो इन्होंने बोला डेवलप, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एग्रीकल्चर तो है ही ऑलरेडी, उसको क्या करना है, बट मॉडर्नाइज करना है। इंडस्ट्रीज नहीं चलती हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है, और एक थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट वो क्या, इलिटरेसी, एजुकेशन को प्रमोट करना है। तो तीन चीज याद रखेंगे। एग्रीकल्चर तो पहले से था हमारी कंट्री में, पर उसमें क्या करना है हमें, मॉडर्नाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो फिर से स्टार्ट करना है क्योंकि ऐसा बेस था नहीं हमारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन है तभी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ की बात तभी करेंगे जब हमारी कंपटीशन क्या होगी, एजुकेटेड होगी, ठीक है। तो इन तीन चीजों की बात हुई है यहाँ पर। It was believed at the time that the state was the only agency capable of initiating this kind of social and economic change. Many countries embarked upon ambitious projects of development, often with the help of loans and aids from developed countries. तो बहुत सारी जो कंट्रीज थी एशिया की, अफ्रीका की, इन्होंने लोन्स भी अप्लाई किए। इनको कौन हेल्प करता था, अदर वेस्टर्न कंट्रीज जिनके साथ इनकी फॉरेन रिलेशंस अच्छे होते थे, वो कंट्रीज इनको सपोर्ट करता है। जैसे इंडिया का हमेशा से यूएसएसआर या रशिया से अच्छे रिलेशंस रहे हैं, तो अगर हमें अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी, कोई टेक्नोलॉजी चाहिए होती थी, तो हमने उनकी हेल्प ली, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो कंट्रीज थी अफ्रीका एशिया की, जो न्यूली फ्रीडम जिनको मिली थी, उन्होंने अपना एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करने के लिए, और अपनी कंट्री में एजुकेशन के स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए बहुत बार वेस्टर्न कंट्रीज से लोन भी लिए और सपोर्ट भी लिया है, एंड दे वर गिवन, ठीक है। इन इंडिया, आप पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट इंडिया, अभी तो जनरली बात कर रहे थे, पर मैं इंडिया का साथ साथ आपको बता रहा था। तो ये अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका सारी कंट्रीज की कंडीशंस थी जो प्रिवलेंट थी आफ्टर 1950s जब उनको इंडिपेंडेंस मिली। अब पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया का 1950s में क्या चल रहा था, हमारा क्या प्लान था टू गेट टू द डेवलपमेंट। तो इन इंडिया सीरीज ऑफ 5 ईयर प्लान्स फॉर डेवलपमेंट वर मेड स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 से 55। इन 5 साल में हमें एग्रीकल्चर की फील्ड में इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इतना ग्रोथ करना है, इससे हमें इतना प्रोडक्शन होगा। एवरीथिंग वाज बीइंग कैलकुलेटेड कि हमें कहां पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स थे बहुत सारे, ऐसी बात नहीं है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए आफ्टर 1950s, एंड दीज इंक्लूडेड अ नंबर ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर इन 5 ईयर प्लान्स के अंदर बहुत सारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया टू बूस्ट आवर एग्रीकल्चर और टू इंक्रीज आवर टेक्नोलॉजी। भाखड़ा नगर डैम या सेटिंग ऑफ स्टील प्लांट्स बनाए पार्ट्स ऑफ द कंट्री, माइनिंग्स की, फर्टिलाइजर्स को प्रोडक्शन किया साइंस टेक्नोलॉजी से। फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन क्यों किया, एक खेत में मान लीजिए 100 kg ऑफ राइस हो रहा है 1 बीघा में, जो आपने यहाँ पे बीघा चलता है,
अगर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और कुछ एक्स्ट्रा इनपुट्स हम डालते हैं जो टेक्नोलॉजी इससे बहुत एडवांस है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड भी यूज कर रहा है, तो हो सकता है ये 150 या 200 kgs भी प्रोडक्शन हो जाएगा सेम पीस ऑफ लैंड पे, क्योंकि हमारे तो बहुत पुराने मेथड्स थे ना, हम हार्ड वर्क ज्यादा करते थे तो हमें 100 kgs मिल रहे हैं, पर हम कुछ टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज करके इसका प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों बढ़ा सकते थे अच्छे सीड्स यूज करके। ठीक है, ये सब होने लगा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्लस माइनिंग होने लगी, कोल माइनिंग ये सब होने लगा। ठीक है, आयरन ओर और तो डैम्स बनने लगे। डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट किसलिए, इरिगेशन, जिन जगहों पे पानी नहीं पहुंच सकता है डैम्स के थ्रू उनको पानी पहुंचाया जा रहा है, ताकि एग्रीकल्चर, पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत सारी जगह होता था लैंड बहुत ज्यादा, बहुत सारे स्टेट्स में, बट वहां पे क्या अवेलेबल नहीं था, वाटर नहीं था। तो उन जगहों पे देखा गया कि कौन सी रिवर पास में कौन से डेवलपमेंटल वर्क डैम्स बनाए जा सकते हैं और उनको वाटर सप्लाई किया जा सकता है। प्लस जब डैम बनेगा तो उसके साथ और क्या जनरेट होने लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होने लगेगी। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम डायमेंशंस है बहुत हमारे डेवलपमेंट के। ठीक है, इंप्रूविंग एग्रीकल्चर टेक्निक्स, अपनी टेक्निक्स को इंप्रूव करने लगे। इट वाज होप्ड दैट अ मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटजी वुड हैव अ इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। ये लगा मल्टी प्रोलॉन्ग, अलग अलग तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में डेफिनेटली पड़ेगा। एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द कंट्री, और हमारी कंट्री की वेल्थ बढ़ेगी, मतलब जीडीपी इंक्रीज होगी इस तरीके से प्लान करके। इट वाज आल्सो होप्ड, अगर हम एमलेस रहते हैं, हमारे को 5 ईयर प्लान्स नहीं होते, तो हम इतनी जल्दी डेवलपिंग कंट्री और इतनी इंपॉर्टेंट जो आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, यूएस को टक्कर देने का दम रखती है इंडिया आज। तो प्लान्ड वे में हम चले और स्टिल हम प्लान्ड वे में चल रहे हैं। हमें पता है इस टाइम हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। It was also hoped that the emerging prosperity would gradually trickle down to the poorest sections of the society and help to reduce inequality. ये लगा जैसे जैसे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट करते जाएंगे तो हमारी कंट्री में जो इनइक्वालिटीज हैं, कुछ सेक्शंस डिप्राइव्ड हैं, डिप्राइव्ड मतलब उनको इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इंडिया एक ऐसी कंट्री जिसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कलर, कास्ट, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं ना, तो उनके बीच में यूनिटी बनाना, इक्वालिटी बनाना, ये भी एक टास्क था। ये टास्क किसने किया हमारे लिए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन में सारे ऐसे एजेंडाज हैं जिसमें हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो हर तरफ से काम चल रहा था हमारी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही था कि जो सबसे पीछे स्टेटस में लोग हैं, डिप्राइव्ड हैं, स्मॉल कोई कास्ट के लोग हैं, कोई सोशल ग्रुप है, ओबीसीज हैं, ठीक है, इन सब के तक भी डेवलपमेंट पहुंचे। A great deal of faith was placed in adopting the latest discoveries of science and state of the art technology, the science and technology पे फोकस किया गया। फिर न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, नए नए एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को ओपन किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे आईआईटी बोलते हो आजाद, ये सब को देखा गया। वर्ड सेटअप, जो हमारा यूथ होगा वो लर्नेड होगा, लिटरेट होगा, उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आईआईटी खुला है। विद सेटअप ऑफ कोलैबोरेशन विद एडवांस कंट्रीज, मैंने बताया अगर हमें कोई प्रोजेक्ट है, हमारे प्रोजेक्ट में हमें लग रहा है हमें सपोर्ट चाहिए आउटसाइड पावर की, तो हमने उनके साथ कोलैबोरेशन भी किया है, मिलके काम किया है। ठीक है, तो इट वाज बिलीव्ड दैट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वुड मेक अ सोसाइटी मोर मॉडर्न। तो उन्होंने बोला जो ये प्रोसेस चल रहा है डेवलपमेंट का, एक दिन में नहीं होता है। ठीक है, आज तक भी चल ही रहा है और चलता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसको बोला है वुड मेक अ सोसाइटी मोर मॉडर्न एंड फॉरवर्ड लुकिंग एंड सेट इन द पाथ ऑफ ग्रोथ। However, the model of development adopted, चलिए ये तो आपके टॉपिक में नहीं है, वो मॉडल्स विल डिस्कस टुमारो। सो आज यू टेक द रीडिंग, बहुत जनरल सा है, लेकिन आपके माइंड में एक आइडिया होना चाहिए कि हमारी कंट्री को कब इंडिपेंडेंस मिली। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी यहाँ पे जो स्मॉल कंट्रीज थी दे गॉट द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद पहला स्टेप क्या था हमारा, हमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स देने हैं। तो हमारी कंट्री क्या थी, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर स्किल्ड थी। तो जो हमारी पावर है हम उस स्ट्रेंथ को यूज करें ना, ये नहीं कि हम सीधा इंडस्ट्रीज पे ध्यान दें या एजुकेशन सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दें। पहले जो हमारी पावर है हम उससे एक स्टेबल हो जाएं। इंडिपेंडेंस के सबसे पहले हमें क्या होना, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, बैलेंस बना लें, उसके बाद तेज भागेंगे ना। गिर के उठे हो सीधा घुटनों पे भागने लगोगे, नहीं ना, पहले विल ट्राई टू स्टैंड, अपना बैलेंस करेंगे, देन यू विल स्टार्ट रनिंग। तो एग्रीकल्चर से हमने अपनी कंट्री को क्या किया, बैलेंस किया। थोड़ा इकोनॉमी जनरेट हुई, थोड़ा टेक्नोलॉजी में भी लगाना शुरू किया, थोड़ा एजुकेशन में लगाना शुरू किया, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको अपलिफ्ट करने में उसे यूज किया। तो दिस इज द स्लोली एंड ग्रेजुअली, दैट इज व्हाई वी से डेवलपमेंट क्या है, प्रोसेस है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए 1950 के बाद हमने 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया। ओके, टेक अ रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, दिस टॉपिक एक्चुअली।